अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, आज पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है। इस इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक बात की गई है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी गौर किया गया है। इत्तफाक अभी नहीं हुआ है कि आखिर अपोजिशन की जानिब से क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए, लेकिन बहरहाल ये फैसला किया गया है कि जो मुबैना तौर पर जस्टिस आकिब निसार की ऑडियो आई है उसको मौसर अंदाज में मीडिया के सामने पेश करना है और उसको आगे लेकर जाना है। अब सवाल ये है कि क्या पीडीएम जो है वो हुकूमत के खिलाफ इस्तीफे देकर एहतजाज करेगी या फिर पार्लियामेंट में रहकर ही अपनी आवाज़ बुलंद करती है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा दूसरा जो आज का टॉपिक होगा वो ये है, एक सवाल है मेरा कि क्या कोई नया मिनी बजट आने वाला है, क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं उनकी अगर हम बात सुने तासुर ये मिलता है कि शायद महंगाई का नया तूफान आने वाला है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही कहा है FPR की एक तकरीब से खिताब करते हुए कि मुल्क में पैसा है ही नहीं, मुल्क को चलाने के लिए बाहर से पैसा हमें कर्ज लेना पड़ता है जिसके बलबूते पे हमारा मुल्क चल रहा होता है। आज के हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। शहजाद चीमा साहब पाकिस्तान पीपल्स से हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये हमें ज्वाइन करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और एजाजुल हक साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शहजाद चीमा साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। शहजाद साहब, हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम जो है उनकी जानिब से जो अभी तक कुछ इत्तफाक तो हुआ नहीं है कि मज़ाहमत की सियासत करनी है या फिर मुफाहमत की सियासत। मौलाना फजल रहमान ने भी यही कहा है कि 6 दिसंबर को हम फैसला करेंगे कि हमने सियासत करनी कौन सी है, मुफाहमत की या मज़ाहमत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब क्या कर रही है? सोलो फ्लाइट लेगी, अपना एहतजाज करेगी या फिर पीडीएम के साथ मिलकर भी कुछ आगे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक मूव करती है। इसके मंशूर में ना धरना है, लॉन्ग मार्च है। हम पार्लियामेंट के पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर अदादी जो शुमार हैं, नंबर शुमार हैं, उनके मुताबिक हम मूव करते हैं। और इसमें एक मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले भी धरना इस्तीफ़े दे देते हैं हम। इस्तीफ़े देने के बाद अगर हुकूमत वक्त दोबारा से फिर कोई इलेक्शन रखवा देगी तो क्या हम आया उन इलेक्शंस का बॉयकॉट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम अपोजिशन की जमातों के आगे। अगर आपने फिर इलेक्शन में ही जाना है, हम कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं और अवामी जमात हैं। हम तो अवाम से दूर रह ही नहीं सकते। अगर हम दूर नहीं रह सकते और हमने कल को फिर दोबारा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाना है और उसके बाद फिर दोबारा इसी पार्लियामेंट में आना है, देन वाई टू गिव रेजिग्नेशंस। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पहले से मौक़िफ़ था, शुरू से भुट्टो साहब से लेके बीबी शहीद से लेके उसी फ़लसफ़े पे चेयरमैन बिलावल काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह की चीज़ को कभी इनकरेज नहीं करेगी और कभी उसका पार्ट नहीं रहेगी। हाँ, हुकूमत हटानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत अब ज़िंदगी के लिए और आवाम के लिए ये जानो माल का एक अजाब बन चुका है। और अब सर्वाइवल जौन सा है वो ये नहीं है कि कोई किसका सर्वाइवल हो सकता है और किसका नहीं, वसाइल के लिहाज से। अब ये पूरे पाकिस्तान में किसी भाग का भी, अब आप यकीन कीजिए कि जो लोगों के हालात हैं, NA 133 में इलेक्शन चल रहा है, इसी हल्के में से हम सारा दिन बाहर होते हैं गलियों बाज़ारों मोहल्लों में। अगर बिजली का बिल दे देते हैं, गैस रह जाती है, गैस का रह देते हैं, चूल्हे के लवाजमात पूरे नहीं होते, वो पूरे करते हैं, बच्चों की फ़ीस अदा नहीं होती, बच्चों की फ़ीस अदा करते हैं और तो आपके सेहत के मसाइल वहाँ पे हम बात की तरह खड़े। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से बाहर किसी भी ऐसे गैर जमहूरी इस्तेमाल को, टेक्निक को या टूल को ना उसके साथी थी, ना उसको इनकरेज करती थी, ना करेगी। यानी पीडीएम अगर ये फैसला करती है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और पार्लियामेंट से मजमूई तौर पर इस्तीफे देने हैं तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। इनके बगैर, इन ऑप्शंस के बगैर पीपल्स पार्टी साथ चलने के लिए तैयार है। जी, पीपल्स पार्टी देखें, आप पंजाब से शुरू कर लीजिए। आपने हुकूमत हटानी है ना, और हटानी चाहिए। आप पंजाब में, अब हम आपके साथ हैं, पूरी पीडीएम के साथ हैं। यहाँ पे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइए, आप अपने नंबर पूरे कीजिए, हमारे नंबर पूरे होंगे। ये तो 24 घंटे की मार है उस्मान बुलदार साहब। और उस्मान बुलदार साहब अगर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट चली जाती है तो वफाक तो इनका एक रात नहीं निकालेगा। तो इसलिए उसमें आए कि जो कि पार्लियामेंट का एक रस्म व रवाज है।
सही, हम उस लिहाज से हम उनके साथ। ठीक है, यानी कि जमहूरियत के लिहाज से अगर की जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी साथ होगी। वैसे बातचीत चल रही है आपकी पीडीएम के लोगों के साथ, पीडीएम में शामिल जमातें उनके साथ? पीडीएम के साथ हमारी मुशावरत चल रही है। हम ऑपोजिशन का एक मुकाम है, हमारे बगैर ये पीडीएम सर्वाइव नहीं कर सकेगी। बहरहाल अभी फिलहाल जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं वो तो आपके बगैर ही हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के बगैर ही। क्या नताइज निकल रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। राना मकबूल अहमद साहब, ये जो पीडीएम का इजलास हुआ है, किसी भी बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ सिवाय इसके कि जो ऑडियो क्लिप आया है मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि जस्टिस साकिब निसार का है, उसको उस पर बात करनी है, उसको मीडिया के सामने मौसर अंदाज में पेश करना है। तो करने क्या जा रही है ऑपोजिशन, पीडीएम? कोई लाहमल अभी तक तय हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक स्ट्रगल है जी। इस स्ट्रगल में कई फेसेस, कई अप्स एंड डाउन आते हैं। बहुत सारे फैसले कर लिए जाते हैं, उनको चेंज भी करना पड़ता है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये कोई एजिटेशन की सियासत जो होती है, पॉलिटिकल एजिटेशन की, वो कोई बटन प्रेस करने से उसके रिजल्ट नहीं निकलते। बाज़ का स्ट्रगल बड़ी लंबी भी हो जाती है, बाज़ का जल्दी क्लिक कर जाती है। अभी वो लगे हुए हैं और कम से कम उन्होंने गवर्नमेंट को ऑन टोस्ट एक लिहाज से रखा हुआ है, और उसका फ़ायदा जो है शायद थोड़ा बहुत आवाम को हो सकता है कि एक प्रेशर जब बिल्डअप होता है तो प्याज की 1 रुपया कीमत कम हो जाती है, फिर 5 रुपये बढ़ जाती है। इसलिए कुछ ना कुछ टेंटर हुक्स पे उनको रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल इसका इलाज यही है कि कोई फाइनल स्ट्रोक जो है वो खेली जाए और उससे ये सारे का सारा मुश्किल का मुदाबा हो जाए। तो इंशाल्लाह वक्त करीब है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन मकबूल साहब, कि फाइनल स्ट्रोक होगा क्या पीडीएम का, ऑपोजिशन का? देखें जी, वो आपको तो नहीं बताएंगे ना अभी मुझे बताएंगे। वो इसके ऊपर सारा गौर व खौज हो रहा है। हम सारे बेकरार तो हैं, और मीडिया के दोस्त तो बहुत ज़्यादा बेकरार हो जाते हैं कि फौरी तौर पे तब्दीली आनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी ख्वाहिश है, ये अवाम के हर इंडिविजुअल की ख्वाहिश है जो सफ़र कर रहे हैं, महंगाई के हाथों, गुर्बत के हाथों, अफलास के हाथों, फाकों के हाथों। जैसे अभी शहजाद साहब कह रहे थे कि कोई एक चीज़ ले ले तो दूसरी नहीं मिलती है, एक क़यामत की घड़ी है। तो इसलिए इसमें दुआएं भी शामिल हैं और मेहनत भी शामिल है। इसके नतायज बाहर सूरत निकलेंगे। हो सकता है कोई 1-2 महीने 4 महीने लेट हो जाए, इसमें कोई मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है इस मुल्क की जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में आ चुका है। जिस तरह हम एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, और जिस तरह IMF ने हमारा गला घूंट दिया है, और जिस तरह वो टैरिफ को बढ़ाने के लिए, कीमतों को बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये एक नेक्सस ऑफ ईवल जो है, जिसमें रॉ है, मुसाड है, CIA है, वो पाकिस्तान को वैसे बराह रास्त तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन के साथ दे वांट टू ब्लो अस फ्रॉम विदिन। तो आपको पता है हम रशिया से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। क्या उनका हाल हुआ था? तो चूँकि ये इस्लामिक स्टेट है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वो इसको किसी न किस तरीके से डिसआर्म करना चाहते हैं। उनकी नज़र हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल पे है कि ये कमज़ोर होंगे, गरीब हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे तो हमारा कुछ हमारे साथ एग्री करेंगे। मकबूल साहब, बात यह है कि आम आदमी को तो इस तरह की बातें जो है ना वो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनका जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। तो उसके लिए क्या करेगी? जब हुकूमत इस तरह के फैसले करती है तो आवाम ऑपोजिशन की तरफ देखती है कि शायद ऑपोजिशन हमारी ये महंगाई के जरिए ये महंगाई का रास्ता अख्तियार किया गया है ना जी। ये भी एक वेपन है, बहुत बड़ा वेपन है महंगाई का, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंटल है IMF, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो इस चीज़ को महमीज दे रहे हैं, इस महंगाई को, और महंगाई के जरिए वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं। बहुत सारा कर चुके हैं, अल्लाह करे आगे ना कर सकें, क्योंकि हमारे से फाइनेंशियल इश्यूज को मैनेज नहीं किया जा रहा। जो आपने ठीक कहा, वो इतनी डरावनी बातें की हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 30 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा, 4 रुपये, 4.25 रुपये हर महीने पर लीटर, इसी तरह बिजली का टैरिफ बढ़ेगा, इसी तरह गैस का बढ़ेगा, इस तरह बाकी चीज़ों का बढ़ेगा। तो कहाँ जाएंगे अवाम नास, क्या करेंगे? अवाम कहाँ जाएं? चीमा साहब, अवाम कहाँ जाएं? इतनी महंगाई है, समझ नहीं आ रहा है कि अवाम करे क्या। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें राना मकबूल साहब बैठे हैं, चीमा साहब भी बैठे हैं। राना मकबूल साहब, आप कह लें कि पंजाब की तो बड़ी पार्टी हैं, यू कैन से आफ्टर PTI।
अब यहाँ पे जब एहतजाज हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने फ्रेंचाइज कर दिया अपना प्रोटेस्ट जो है मौलाना फजल रहमान को। ये हर चीज़ को ख़रीदने पे या बेचने पे या बिकने पे उस पर बिलीव करते हैं, काम करने पे नहीं। कि आज बकौल इनके देखें नंबर 1 मैंडेट हमें मिला, नंबर 2 मैंडेट इनका है पंजाब में, जहाँ नंबर 2 मैंडेट है, ये ओवरऑल पाकिस्तान में भी देखें तो नंबर 2 मैंडेट इनका है। और जो बहुत बड़ा मैंडेट होता है अपोजिशन के पास भी कि उसने विसल ब्लो करनी है, जहाँ कहीं को रॉन्ग डूइंग है उसने वहाँ पे आप कह लें कि रेफरी का रोल प्ले करना है। मीडिया का उसके बाद में आता है। लेकिन आज अपोजिशन बकौल इनके कि अगर इसमें हमारा कसूर है, हम इतने गलत लोग हैं, तो ये लंदन में क्यों बैठे हुए हैं? मियाँ साहब ऐसे पीर हैं इस मुल्क के, वो चाहते हैं कि अवाम जुडिशरी के गले पड़ जाएं, अवाम जो हैं वो अदारों के गले पड़ जाएं, अवाम जो हैं वो हुकूमत को डिसोन कर दें, गले पड़ जाएं, बगावत कर दें, और ये लंदन में बैठ के तालियां बजाते रहे, इनके बच्चे भी उधर हों, जायदादें भी महफूज हों। और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते हुए पेशावर नहीं गए, वहाँ फजल रहमान अकेले खड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये कहीं भी जो बात बड़ा गुस्सा करते हैं जिस बात का कि जी हम NRO क्यों कहते हैं, इन्होंने पिछले 3 साल में NRO मांगने के अलावा किया ही कुछ नहीं। अपोजिशन का एक बाकायदा रोल होता है, वो रोल कभी भी इन्होंने प्ले नहीं किया। और जिस महंगाई का आज जिक्र करते हैं, उस महंगाई का मैं 2 बातें करना चाहूँगा। देखें, मैं अगर करूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूँ, ट्रेड डेफिसिट की बात करूँ, मैं रिजर्व की बात करूँ, मैं GDP ग्रोथ की बात करूँ, मोटी मोटी बातें आवाम को, बड़ी बड़ी बातें आवाम को समझ ना आए, मैं सादा बातें करूँ, सादा बातें करूँ तो आज कराची में आटा अपना 25 रुपये किलो महंगा है सिंध में पंजाब से। आज वहाँ 20-25 रुपये लीटर दूध महंगा है। या पिछले दिनों चीनी की शार्टेज थी, सारा पूरा जितने दिन शार्टेज थी, कराची में 30-40 रुपये किलो चीनी महंगी बिकती रही। सब्जियां फ्रूट्स महंगे हैं वहाँ पे। ये सूबाई गवर्नमेंट के देने की चीज़ें हैं। जो चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के देने की है वो सारे सूबों में एक ही रेट है। जहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे PDM का जलसा हो, जुलूस हो, मरियम बीबी की 150 तकरीर निकाल लें, फजल रहमान साहब की निकाल लें, शहबाज शरीफ साहब के निकाल लें, कभी कराची में कभी सिंध में 5.5 करोड़ लोग हैं, उनके बुरे हाल का जिक्र नहीं किया। वहाँ ज़राअत का हाल नहीं है, सेहत का नहीं है, तालीम का नहीं है, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है, लोगों का किसान का पानी चोरी करते हैं MP और MNA, उसका किसी ने कभी जिक्र नहीं किया। भाई वो 5.5 करोड़ लोग पाकिस्तानी हैं, वहाँ आप जलसा करते हैं, आप सखर में जलसा करते हैं, हैदराबाद में जलसा करते हैं, उनका जिक्र नहीं करते। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिए हुए? क्या उन्होंने आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट अपना देकर हुकूमत बनाई है? वो उनका पानी भी चोरी कर लेते हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा भी कर लेते हैं, उनके घरों पर भी कब्जा कर लेते हैं। कराची के सारे नाले बंद हैं, कराची में मीठा पानी लोग खरीद के पीते हैं, गंदा पानी निकलता नहीं है। ये यहाँ आके भाषण देते हैं, जनाब आप ये गवर्नेंस के भाषण यहाँ आके देते हैं और आके कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया। भाई आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट हैं, यू आर नॉट अपोजिशन। 5.5 करोड़ लोगों की आप गवर्नमेंट हैं। जिन 5.5 करोड़ लोगों की गवर्नमेंट है उनके लिए तो आप आज़ाब हैं। उनके लिए 30 रुपये लीटर दूध महंगा, उनके लिए 30 रुपये किलो आटा महंगा, उनके लिए सब्जी महंगी, उनके लिए चीनी महंगी, उनकी ज़मीन पे कब्जा, उनके घर पे कब्जा, वो पानी खरीद के पीते हैं, वो मीठा कड़वा पानी उनका निकलता नहीं है, बारिश आ जाए वो डूब जाते हैं, बौले कुत्ते उनको काटते हैं। चीमा साहब, शहजाद चीमा साहब बैठे हैं ना यहाँ पर, उन्हीं से जान लेते हैं सर। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक मिनट में बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आके गवर्नेंस की जो बातें कर, एक मिनट चीमा साहब एक मिनट बात कर लें। तो मैं कह रहा हूँ कि देखें, जिस बंदे का जो रोल है अपना रोल प्ले करे। जो बंदा देखें यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का रोल है अपोजिशन का, वो प्ले नहीं कर रहे। इनका रोल है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का रोल नहीं प्ले कर रहे। ये ऐसे शो करते हैं जैसे ये आप कह लें कि ये कोई अपोजिशन है। भाई यू आर नॉट अपोजिशन, यू आर नॉट अपोजिशन, यू आर गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की बात करें। सर, और वो अपोजिशन लंदन बैठ के कर रहे हैं। लंदन बैठ के यू आर अ गवर्नमेंट, यू आर नॉट ऑपोजिशन। Behave and play your role as a government, not as an opposition. आपकी पूरी गुफ्तगू में सर आपने अपनी किसी पॉलिसी पे नजर की निशानदेही की, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उसकी आपने निशानदेही नहीं की, आपने लॉ एंड ऑर्डर की निशानदेही नहीं की, आपने वही टिपिकल PTI कल्चर के साथ साथ माजरत के साथ आपने एक सूबा उठाया, आपने उसको सर वहाँ पे अगर आटे की कीमत अगर आपको ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे गंदम का रेट भी ज़्यादा है, आपको पता है इस चीज़ का, उसको भी मद्देनजर रखिए। आपने सेहत की बात की, सर सिंध की सेहत की फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर और पूरी दुनिया में एक्नॉलेज की जाती हैं।
सर आप उस गंबट का मुकाबला नहीं कर सकते, NICVD का मुकाबला नहीं कर सकते, आप साइबर नाइफ का मुकाबला नहीं कर सकते, आप कहाँ की सर बातें कर रहे हैं? और फिर सर वहां पे अगर आप एक एग्जांपल है सर, गंबट एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल, इसके अलावा दूसरी कोई नहीं। जमशेद साहब बात सुन लेते हैं ना पहले, तो आपने वहां की GDP की बात नहीं की कि वहां की GDP बाकी मुल्क की GDP से ज्यादा है। सर आपने फरमाया कि जी इदारों पे हमले की शुरुआत चले ठीक है वहां से हुई होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमले की हम बात कर लेते हैं। उसके अलावा सर बिल जलाए आपने कंटेनर पे खड़े होकर, फिर आपने PTV पे हमला आपने तरगीब दी, पार्लियामेंट पे हमले की हलाशेरी आपने दी। सर ये किस तरह की ये डेमोक्रेटिक ये कल्चर है जिसको आप परवान चढ़ाना चाह रहे हैं? अगर ये जमहूरियत है तो इस जमहूरियत से अवाम बदजन हो चुकी है और आखिरी दम तक बदजन हो जाएगी। इसको खुदा का वास्ता है इस कल्चर को परवान मत चढ़ाइए। ये गालन गलोच, ये क्रिटिसिज्म कीजिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म कीजिए, उसको बेहतरी के लिए आप अपनी नॉलेज को और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कीजिए। इस तरह मत कीजिए कि अगर आपसे किसी चीज का सवाल किया जाए तो आप किसी अगले को पकड़ लें। ये कोई ना जमशेद चीमा साहब ये बता दीजिए ना कि महंगाई कब तक कम होगी और क्या मजीद महंगाई बढ़ने जा रही है? IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ जिसके तहत अब रकम मिलने जा रही है हमें, क्या उसके बाद मजीद बढ़ने जा रही है महंगाई? आयशा देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि दुनिया का शायद इतना बदकिस्मत कोई मुल्क नहीं है कि जिसमें मुल्क IMF के पास 13 बार गया हुआ है। ये मुल्क 13 बार IMF के पास गया। दुनिया में जब भी मुसीबत आती है लोग 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, फिर अपने हालात ठीक कर लेते हैं वो और ठीक हो जाते हैं। सर इसीलिए तो इमरान खान साहब को लेकर आए थे ना, इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर जलसे में ये कहा था कि एक रास्ता है IMF का, दूसरा रास्ता हमें पता है, वो जब हम आएंगे हुकूमत के अंदर तो हम उस रास्ते के जरिए मुल्क के अंदर सारा काम करेंगे, हमें बाहर से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए इमरान खान साहब को लेकर आए थे, लेकिन फिर IMF के पास ही जाना पड़ रहा है। देखें IMF के पास जाना सच्ची बात है, ये एक हकीकत है, ऐसी तल हकीकत है, ऐसी एक बुरी हकीकत है जो जिससे इनकार नहीं है। आप इस मुल्क की इकानमी में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। पता नहीं था कि कहाँ कहाँ क्या क्या, देखें मतलब कहाँ क्या पार किया हुआ है, कहाँ कौन सा खर्चा, कहाँ कौन सा कर्जा पार किया हुआ है, किस मुल्क के साथ IMF आप कह लें कि शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म क्या हैं। जब लॉन्ग टर्म का तो पता लग रहा था, शॉर्ट टर्म क्या क्या है। यानी उस टाइम पे इमरान खान साहब ने जो बात की थी तो क्या उन्हें इल्म नहीं था या फिर वो एक सियासी नारा था? देखें इसमें ग्रेविटी जो है, जो बुराई आप कह लें कि जो एक मईशत की कमज़ोरी की जो ग्रेविटी थी, हमें इस बात को मानने में कोई बात नहीं है कि हमें उसकी ग्रेविटी का इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारूदी सुरंगें हैं। वो मैं था या आप कह लें इमरान खान साहब थे या हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, किसी को भी इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि इस मुल्क में, मतलब जस्ट छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी, कि लाहौर में जब हम आए तो आके हमने काम शुरू करवाने की कोशिश की। वासा के 7 अरब रुपये के चेक डिसाइनर पड़े थे, वासा के चेक इतने डिसाइनर पड़े थे, पता नहीं था किसी को कि क्या। उन्होंने कहा जी हम अगले 7 महीने तो काम नहीं कर सकते, 8 महीने तो काम नहीं कर सकते। लिहाजा इस तरह की चीज़ों का नहीं पता होता। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस मुल्क के सारी मोटरवेज़, इस मुल्क के TV स्टेशन, इस मुल्क के रेडियो स्टेशन सारे के सारे गिरवी रखे हुए थे और हुक्मरानों को मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा काम को नहीं था। आपके बैंकों को इसका जुर्माने पड़े इस बात के मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। न्यूयॉर्क के हबीब बैंक को जिस तरह जुर्माना पड़ा, बाकी जो कुछ हुआ, FATF में आप क्यों गए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुक्मरान कर रहे थे और बाकायदा आप कह लें कि बैंक में उसमें इन्वॉल्व थे, FATF में, इसलिए आप पे पाबंदियां लगी। मैं समझता हूं कि हम ये इस बात को मानने में हमें कोई बात नहीं है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं इस बात को मानने में कि हमें इस मुल्क की इकानमी के साथ जितना खिलवाड़ हुआ है इतना हमें नहीं पता था। हम कहते थे हम इन्फॉर्म्ड हैं, हमें ये भी पता है वो भी पता है, लेकिन जो कुछ हो चुका था वो नहीं पता था। हालात ठीक करते हुए देखिए 2008 से लेकर 2018 में, 2008 और 18 के दरमियान 4 गुना इस मुल्क का कर्जा बढ़ा, 4 गुना इस मुल्क का कर्जा बढ़ा 2008 और 18 के दरमियान। और वहाँ पे कोई देखें आज कोरोना दुनिया पिछले 300 साल में इतनी बड़ी बीमारी नहीं आई कि जब 5 लाख लोग हर वक्त एक दुनिया में हवा में उड़ रहे होते हैं, सारे के सारे तैयारे ग्राउंड हो गए, सारे एयरपोर्ट बंद हो गए, सारे आप कह लें बॉर्डर बंद हो गए, लोगों ने मुल्कों ने अपनी यू कैन डे टूरिज्म बंद कर दिया, कारोबार बंद कर दिया। इस हालात में भी हमने ग्रो किया है, इस हालात में हमारी इकानमी ने परफॉर्म किया है, इस हालात में हमने कोरोना मैनेज किया है। और जिन लोगों ने मैनेज किया है वो इस वक्त ऐसे लगता है जैसे कटारे में खड़े हैं और जो इसकी रीज़न बने वो आजकल मतलब रस्तू बन के हमें गाइड कर रहे हैं।
लेकिन अवाम तो कहती है ना कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा है, हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है, हमारी पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। मैं राना मकबूल अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, आपके पास वापस आऊंगी मैं जमशेद चीमा साहब। राना मकबूल अहमद साहब, आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि 2022 में आम इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएं, तो आप किस बेस पर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात करवा दिए जाएं और किससे मुतालबा कर रहे हैं? पहले मैं अर्ज कर लूँ, चीमा साहब बड़े एलोक्वेंट हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। ये कभी बता दें कि LNG आपने जब $5 की थी जनवरी फरवरी में $4.5 की थी, वो अब आप $30.5 की क्यों खरीद रहे हैं? आपको किसने रोका था आपने ऑर्डर बुक कराने से? ये ज़रा बता दें हमें। और आगे आइए ज़रा, इनकी पॉलिसी जो है, कहते हैं जी बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, तो गंदम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? गन्ने की बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है तो शुगर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है इनका, ये एक अंजुमन इस्ताइश बाहमी है, एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहते हैं, रियलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखते और नुकसान हो रहा है। ये एक फूड बास्केट थी पंजाब और वेस्ट पाकिस्तान ख़ास तौर से, जो 2 सूबे जो हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो खुराक यहाँ इंडिजिनसली क्रॉप होती है उसमें भी कुछ इनको फ़ायदा नहीं ले सके। बेसिकली दे लैक द फंडामेंटल क्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं कर सकते, कोई भी आप फील्ड देख लें। इसलिए मैं समझता हूं कि जो इनकी टीम है, जो बड़ी टैलेंटेड है, उन्होंने इसका जो हालत कर दी है वो नाकाबिले बयान है। यही वजह है कि अपोजिशन ये कह रही है कि अगले साल इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि कोई नया सेटअप आए और हो सकता है वो बेहतर कर सके। पहले भी सेटअप्स ने काम किया था, उन्होंने आपको मोटरवे दिए जो आपकी शान है इस मुल्क की, उन्होंने आपको एनर्जी प्लांट दिए जिससे आज भी आप बिजली में बैठे हैं, पहले अंधेरों में बैठते थे। उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने आपको एटॉमिक कैपेबिलिटी दी जिसकी वजह से आपका डिफेंस जो है इम्प्रेग्नेबल हो चुका है। इसलिए ये कंडेमनेशन की जो फिलॉसफी है, इससे अवामन नास को कोई फ़ायदा नहीं होगा। किससे मुतालबा कर रहे हैं सर इलेक्शन का? अगर किससे मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का? अगर इलेक्शन फेयर हुए तो दे विल बी वॉश्ड आउट, दे विल बी फ्लश्ड आउट। ये बात मेरी याद रख लीजिएगा। किससे मुतालबा करना है आपको नहीं पता किससे करना है? अब नहीं सर, मुझे नहीं पता। और आपको पता है, सबको पता है, और जो प्रेशर माउंट अप हो रहा है उसका रिजल्ट इलेक्शन ही होगा, क्योंकि अपोजिशन जो है खासतौर से मुस्लिम लीग नून तो ये बिल्कुल और कोई चीज़ नहीं चाहती। जैसे शहजाद चीमा साहब ने कहा, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है, बाकी सब एलाइज का यही है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए। अगर जीती है PTI, अगर चीमा साहब कहते हैं सारी बातें दुरुस्त हैं तो लोग उनको वोट दे देंगे, अगर नहीं है तो दूसरी पार्टियों को वोट दे देंगे। इसमें झगड़े वाली बात तो है कोई नहीं। सही। लेकिन अब सवाल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? जी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चीमा साहब कैसे होगा? अब तो हुकूमत ले आई है EVM, कानून साजी उन्होंने कर लिया, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस पर अमल दरामद करवाने का, जबकि अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि हमने किसी हाल में EVM को नहीं मानना है। तो फिर इलेक्शन को कैसे आप फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मानेंगे? मैं अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जरा बता दूं कैसे। आप देखें जी, आप जो लॉ है, ये लॉ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन अपने व्यूज भी देगा, ठीक है, लॉ एक बन गया है। उन्होंने कमेटी बना दी है, उन्होंने उसमें चेंजेस जी, उसमें चेंजेस आएंगी। और ये नहीं है कि इसमें आप अमेंडमेंट्स नहीं आ सकती। अगर कोई इलेक्शन कमीशन नई रीजनेबल बात करता है तो उसके लिए फिर नून लीग भी अपनी अमेंडमेंट्स देगी, पीपल्स पार्टी भी अपनी अमेंडमेंट्स देगी, सेनेट में भी अमेंडमेंट्स आएंगी, नेशनल असेंबली में भी आएंगी। ये कोई हरफ आखिर नहीं है जो लॉ बन गया। ये अगले इलेक्शन से पहले ये सब कुछ, ये सारी अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, इन पर कानून साजी भी हो जाएगी, अमल दरामद भी हो जाएगा। ये जी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों वक्त लगेगा? इसमें कितना वक्त लगा है? जी, कुछ हो या कुछ ना हो, इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली कह दी है कि ये पाकिस्तान के इस वक्त इलेक्शन कमीशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 2023 का इलेक्शन EVM के थ्रू करा सके, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान EVM पे आके एक प्रेजेंटेशन दे दें एक्सटेम्पोर। उनको खुद को शायद नहीं पता होगा कि EVM का कैरेक्टर क्या है, उसके फीचर्स कितने हैं, उसका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ बेस्ड होगा, और इसका सबसे बड़ा अलमिया कि इसका वोट रिट्रीवल कोई नहीं है, इसकी वोट काउंटिंग कोई नहीं है,
हमारी इतनी टेक्निकल स्किल्ड कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको वो कर सके। बहुत सारी चीजें हैं और ईवीएम दुनिया में बहुत सारी जगहों पर चलकर नाकाम हो चुकी है। आपको इसकी जरूरत क्यों दरपेश होती है कि आप ईवीएम की तरफ जाएं? इसलिए वो कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ हैं। आप अपने जो आप देखें, आपके पास ह्यूमन ऐसा रस्तू था कंटेनर पे जिसने मईशत भी दुरुस्त कर देनी थी, लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त कर देना था, अफराते ज़र भी ख़त्म कर देना था, डॉलर भी कंट्रोल कर लेना था, हर चीज़ जौन सी है वो दूध और शहद की नहरें भी बहनी थी। वो रस्तू नाकाम हो गए इनके। जब इनके पास ह्यूमन ब्रेन ड्रेन इस हद तक हो चुका है कि आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे कोई नौजवान, कोई पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ पे ये तो फरमाए थे कि पूरी दुनिया का जितना एक्सपर्ट जो वहाँ पे स्किल्ड और टेक्निकल है, टेक्नोक्रेट है, वो वापस तशरीफ ले आएगा। यहाँ पे आप हाल की घड़ी ये है कि यहाँ का कोई पढ़ा लिखा इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ रहना नहीं चाह रहा। आप मशीनों के सहारे तक तो पहुँच गए और उस मशीन का जो कि मशीन पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है और लोगों ने बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, हम तो अभी तरक्की पजीर हैं, हमारी तो अभी हैसियत ही कोई नहीं उस लिहाज से, जो कि वहां पे कामयाब नहीं हो चुकी। इसमें बहुत सारे एरर्स हैं। इसको जिस तरह से आपने मंजूर कराया है, बिल शुक्र है खुदा का कि पीटीआई पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर आई है, और नहीं तो ये तो ऑर्डिनेंसेस की हुकूमत थी। बिल ले आए और जिस लिहाज से इन्होंने बुलडोजिंग द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट, गिनती के लिहाज से, बाकी आपको क्या इतनी इमरजेंसी थी कि आपने एक सेशन में 31 बिल आपने मंजूर करवाए? क्या वो आपको कोई एक आखिरी चांस किसी ने दिया था कि ये आज का ही सेशन है, अगले सेशन पे अगले बिल्स पे नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप लॉन्च होंगे? अगर इंटरम अरेंजमेंट्स के साथ कोई भी हुकूमत वक्त चले तो आप यकीन कीजिए वो कभी अवाम की फलाह और बहबूद पे काम कर ही नहीं सकती। सही, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब सुनना चाहूंगी कि अब ईवीएम के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि हम तो 2023 तक नहीं करवा सकते, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? क्या ईवीएम के जरिए ही करवाया जाएगा इलेक्शन, या फिर जो आम इंतखाबात अब जिस तरह से होते आए हैं अभी तक हमारे मुल्क के अंदर, वैसे ही करवाया जाएगा? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि आपसे सवाल करेंगे ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि 2023 में हम ईवीएम के ज़रिए नहीं करवा सकते, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी या ईवीएम को वो काम किस तरह से करेगी, ये सब कुछ मौजूद नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी, किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएगी? देखें, आप कह लें जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम यू कैन से कि जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक अमल दरामद करना है। उसका ये काम नहीं है कि वो अपनी मर्जी हमें बताता रहे। उसका काम ये नहीं है कि वो हमें बताए कि क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। उसका काम है कि जो आइन के मुताबिक है उसको परफेक्ट तरीके से करे। अभी तक देखें 1977 शुरू करें वहाँ से, 1977 जब 4 वज़ीर आला बिला मुकाबला जीते और 1 वज़ीर आज़म बिला मुकाबला जीता, और तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा धांधली हुई। उस इलेक्शन से लेके कोई मुझे इलेक्शन बता दे, मेरे ये दोनों दोस्त या आप, कि जिस पे धांधली की नहूसत ना छाई हुई हो, जिस पे बहुत ज़्यादा लोग इसरार ना करते हो कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। इलेक्शन शुरू होता है तो धांधली का जिक्र आता है, इलेक्शन ख़त्म होता है तो धांधली हो रही होती है, और अगले 5 साल वही गर्दान चल रही होती है। आज मैंडेट, किसी बंदे का मैंडेट, मुस्लिम लीग नून का मैंडेट हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, हर मैंडेट पे क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता इस बात को ख़त्म होना चाहिए। जमहूरियत की रूह जो है, जमहूरियत की जो शुरुआत है, वो होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। वोट को इज़्ज़त दो की जो बात है, वोट को इज़्ज़त पहला तो वो क्या वोट जैनून है? जाली वोट को तो इज़्ज़त नहीं देनी है आपने असली वोट को इज़्ज़त देनी है। सो आपकी ईवीएम जो है, ईवीएम बेसिक जो है कि वो इलेक्शन वोटर की आइडेंटिफिकेशन है। आप कह लें कि आप विरासत आपके नाम लगती है, प्रॉपर्टी आप लेते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं, जो काम है वो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू कराते हैं। बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। सारी दुनिया में हर अहम काम करते हुए तो आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हुए आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं, और यहाँ पर आप वोट डालते फिंगरप्रिंट नहीं देते। क्यों नहीं देते हुए आप यहाँ पे हर हलके में 40, 45, 46 हज़ार, 50 हज़ार वोट जो है ऐसा है जो गलत बना हुआ है।
वो आप कह लें या हल्के से बाहर के वोट हैं या इस हल्के के अंदर के वोट हैं और मौजूद कहीं और है। और ये नहीं है कि कोई तलाश करने पड़ते हैं, साथ एड्रेस लिखा हुआ है, साथ एड्रेस भी लिखा हुआ है कि एड्रेस किसी और हल्के का, वोट किसी और हल्के में है, इस हल्के के वोट दूसरे हल्के में, इस एड्रेस के वोट दूसरे हल्के में, उस किसी और एड्रेस के वोट इस हल्के में, वो वोट बिल्कुल उसी की वजह से आपके साथ भी ये जो मिसहैप हुआ है NA 133 का। तो ये बताइए कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात अब हुई हैं उसके अंदर ये सब कुछ शामिल होगा, ये सब कुछ इस्लाहात की जाएंगी कि जिनके वोट दूसरे हल्के के हैं पता किसी और हल्के का है, क्या ये सब कुछ भी किया जाएगा? बेसिकली आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका वोट है। इन इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका वोट है। जहां का शनाख्ती कार्ड होगा वहां का ही वोट होगा। आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका डोमिसाइल है। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी है कि नहीं वो आपका फिंगरप्रिंट्स पे, ये मैं जानना चाहूंगी कि अब कानून तो पास हो गया है, PTI ने पास करवा लिया है पार्लियामेंट से, अब इस कानून के पास होने के बाद क्या कंसेंसस के लिए ऑपोजिशन जमातों के साथ कोई बातचीत आप कर रहे हैं या फिर बस कानून पास हो गया और अब इसी के जरिए हमने करना है, ऑपोजिशन मानती है माने, नहीं मानती ना माने? देखें अपोजिशन को जो भी जेन्युइन कंसर्न है, देखें मैं यही बात करने लगा था कि अपोजिशन हर बार कहती है जाली है, लेकिन उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। इनिशिएटिव इन्हें लेना चाहिए था, अगर नहीं लिया तो हम इनके पास जाएंगे, हम इनको बताएंगे कि इस मशीन के बारे में। देखिए मशीन कोई इमरान खान ने तो नहीं बनाई, ना कोई आरफ अलवी ने बनवाई है, ना आप कह लें कि यहाँ पे कोई स्पीकर ने बनाई है। मशीन बनाई है आप कह लें कि यू कैन से कि एक्सपर्ट्स ने। उन एक्सपर्ट से बेहतर मशीन आप बनवा लें, कोई हर्ज नहीं है, उससे कम बजट की आप बनवा लें और उससे बेहतर। और दूसरी बात है कि उस मशीन में जो भी आप कह लें उसका पोजेशन है या उसकी सेंटिटी है, ओरिजिनलिटी है, आखिरी पोजेशन उसका इलेक्शन कमीशन के पास है। जिस तरह पर्चियां उसके पास होती हैं, वोटर लिस्ट उसके पास होती है, वोट उसके पास होता है, वोट की जो चिट है वो उसके पास होती है, तो उसी तरह उसी के पोजेशन में होती है, वही उसको कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह मशीन को भी उसी ने ट्रांसपोर्ट करना है, उसी ने लेके जाना है, लिहाजा उसी के पोजेशन में है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ये कोई सच पे मबनी नहीं है जो उस पर एतराज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये 50,000 वोट का इशू है। NA 133 की बात करें तो 46,739 वोट हैं, 46,739 वोट हैं जो इस हल्के में गलत हैं। तकरीबन 40 से 50 वोट एक आप कह लें कि हर यू कैन से के ब्लॉक कोड के हैं। 40 से 50,000 बाहर का वोट इधर है या इधर का वोट 40 से 50 बाहर है। ये वोट और मैक्सिमम एक यूनियन काउंसिल का 250 वोट है और जो टोटल वोट है वो 46,937 इतने वोट हैं। सो जहां पे इतना गंद होगा वोटों में, उस इलेक्शन को आप कैसे फ्री एंड फेयर कह सकते हैं? लिहाजा वोट को चेक करना कि जो बंदा सामने खड़ा है, जो जेंटलमैन खड़ा है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, इसका ये वाकई यही बंदा है या कोई और है? ये कोई मुर्दा तो वोट आगे नहीं पा गया, या किसी मुर्दे का वोट तो नहीं आगे डाल रहा। लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ हम इनको समझाने को भी तैयार हैं, रिक्वेस्ट करने को भी तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं। हुकूमत तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, कंसेंसस के लिए। ठीक हो गया। राना मकबूल साहब जी, राना मकबूल साहब, अब ये जो एक नई ऑडियो आई है, उससे पहले बयानी हल्फी का मामला राना शमीम साहब की, नून इसके ऊपर क्या करेगी? किस तरह से अब इसके ऊपर आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल सकता है शरीफ खानदान को? मैं आपकी इजाज़त से, चीमा साहब ने बड़ी सियानी बात की है, खुशी हुई है कि आपस में समझाएंगे, परसुएट करेंगे, बड़ी अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना आ चुका है कि बहुत अहम मीटिंग्स में भी जो लीडर ऑफ द हाउस वो तशरीफ नहीं लाते, चाहे सिक्योरिटी की मीटिंग हो चाहे कोई हो, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। और जो इलेक्शन के बिल का जो प्रोसेस इन्होंने खुद विशिएट किया है, मेरी अपनी तीन अमेंडमेंट्स थी और सबसे अहम अमेंडमेंट ये थी इलेक्शन एक्ट में कि आप पावर्स जो हैं, जो एक ऑटोनमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उससे लेके नादरों को क्यों दे रहे हैं? जनाबे वाला सूरत हाल ये है कि स्पीकर साहब ने मेरा नाम तक नहीं पुकारा, अमेंडमेंट्स उनके सामने पड़ी हुई थी। ही शुड हैव आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन माय अमेंडमेंट्स। इसलिए ये विशिएट हो गया, इसलिए क्रेडिबिलिटी का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो आप फरमा रही हैं ये अब मसला सब जुडिस है, इट्स विद द कोर्ट। अब कोर्ट इसका फैसला करेगी, जैसे वो लॉ के मुताबिक करेंगे। लेट्स वेट फॉर दैट। वी गेट इम्पेशेंट, हम बहुत जल्द बेकरार हो जाते हैं। आ गई वीडियोस, कोर्ट इसको एग्जामिन कर रही है। कोर्ट ने तो खुद इसका नोटिस लिया ना सर, आप लोग तो लेकर नहीं गए ना इसको अदालत में कि इसकी बेस पर हमें रिलीफ दिया जाए? किसको?
ये जो बयान हल्फी आया है जल्दी या करने फिर ये जो देखें, आज मेरी बात सुन लें। पहला जो बयान हल्फी था जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, वो कोर्ट में गया या नहीं गया? अभी 2 जुमा 8 दिन तो हुए नहीं है, बयान आए के, तो आप कहते हैं कोर्ट में फौरी तौर पे ले जाएं। सर हम इसलिए कहते हैं कि हम देख रहे होते हैं आजकल सोशल मीडिया जो है ना, उसके ऊपर हर जो सियासतदान है ना, वो अपना जो भी सोच रहा होता है ना, वो लिखता है। ऑडियो वीडियो भी मोस्टली वहीं पर आ रही होती है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अपने फैसले वहां पर लिख रहे होते हैं कि अब हम कामयाब हो गए, अब ये ऑडियो आ गई है, अब ये बयान हल्फी आ गया है, तो अल्लाह अकबर, हम कामयाब हो गए हैं। तो अब सवाल तो बनता है ना सर आपसे कि आप समझते हैं कि रिलीफ मिल जाएगा? ये एक स्टेटमेंट है, इसको लीगली एग्जामिन कर रहे होंगे वो लोग। आपको याद है कि शौकत सिद्दीकी साहब का जो हल्फिया बयान है सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से कितनी देर बाद ये मूव किया गया हाई कोर्ट में। दे मस्ट बी सिलेक्टिंग देयर टाइमिंग कि कोर्ट में कब जाना है। इसलिए हमें इस पर ज़्यादा बहस करनी नहीं चाहिए, बिकॉज ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैज़ टेकन कॉग्निजेंस। इसलिए हमें बेकरार होने की क्या जरूरत है? लेट्स वेट। ये जो पेशेंट से काम चलेगा, जो वो फैसला करेंगे। अगर किसी को फैसला कबूल होगा तो मान जाएंगे, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे। ठीक है शहजाद चीमा साहब, अपना वर्डिक्ट या रूलिंग देना मुनासिब नहीं। शहजाद चीमा साहब, जिस तरफ अब हमारे मुल्क की सियासत जा रही है, कभी ऑडियो आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी तस्वीर आ जाती हैं, और उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करने लगती है सारी डिस्कशन। आपको लगता है कि ये इदारों की साख को जिस तरह का नुकसान पहुंच रहा है, शायद लोग इन बातों को भूल जाएं, इनके ऊपर शायद कुछ हो भी ना, लेकिन ये तासुर हमेशा रहेगा इदारों की साख के ऊपर कि ये चीज़ें हुई थी, चाहे वो सच है या झूठ है? एक तो राना साहब माशाल्लाह बेसिकली ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े मुदब्बिर, बड़े बाकमाल, तो उस लिहाज से तो वो तो पॉलिटिकल वर्कर तो शायद एक खोल के वो जवाब दे देता है, लेकिन उनका एक अपना तरीकाकार है, एक स्टाइल है जी। जो ये वीडियो कल्चर, ऑडियो कल्चर, तशहीर का कल्चर, नेगेटिव तशहीर का कल्चर, ये इससे पहले मुआशरे में नहीं था। मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हम भी उसी सोसाइटी से, तमाम जमातें भी उसी सोसाइटी से, तमाम इदारे भी उसी सोसाइटी से। इसको अच्छा, इस तशहीर का, इस नेगेटिव तशहीर का, ये डायरेक्टली इट इज को रिलेटेड विद द टाइमिंग्स। ये खाली ये नहीं है कि ऑडियो आ रही है तो जी, अगर अभी भी यकीनन ये जो इस चीज़ के बिलीवर हैं, इन ऑडियोज और वीडियोज के, इन्होंने अभी भी दिसंबर 25 के लिए भी कुछ रखा हुआ होगा, 13 जनवरी के लिए भी कुछ सामान पड़ा हुआ होगा पाइपलाइन में, व्हेन टू इंजेक्ट, और किसका, हुज टू बी क्रिटिसाइज्ड और ह्यूमिलिएटेड ऑन अ वेरी लार्जर कॉन्टेक्स्ट। इससे क्या निकलेगा? इदारे बदनुमा हो जाएंगे, जमातें बदनुमा हो जाएंगी, अफराद, अल्लाह पाक कहता है इंसान है, गलती का पुतला है, इदारे हैं वो भी इंसानों से मुज़य्यन है, वो भी खताकार हैं, मालिक कायनात पर्दे रखता है, और हम अफराद से लेके, इदारों से लेके, लीडरान से लेके, कारकुनान से लेके, मर्द खवातीन की तमीज़ किए बगैर, हम माजरत के साथ में गैर पार्लिमानी लफ्ज़ बोलने लगा, हम उन्हें पे चले गए। अगर किसी में ये जुर्रत है रिटायर होने के बाद कि किसी का बयान हल्फी दे दे, किसी की ऑडियो सुना दे, किसी, तो जब आप साहिब इख्तियार होते हैं, जब फैसलों का और कानून का या इख्तियार का कलमदान आपके हाथ में होता है, तब आपके हाथ क्यों लर्जिश करते हैं, तब आपकी जुबान क्यों लड़खड़ाती है? उस वक्त भी तो ये सारा कुछ किया करें ना, जो आप रिटायर होने के बाद ये कर रहे होते हैं। उस वक्त आप में इतना दमखम होना चाहिए कि जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, जहाँ पे कोई लीगल फिटर्निटी को या लीगल कॉन्स्टिट्यूशन को या आपकी पार्लियामेंट को प्रॉब्लम आ रही है, या उसका वजूद जौन सा है उसमें दरारें पड़ रही हैं, तो तब आप आगे आया कीजिए। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इस किरदार से और इस किरदार कुशी से मेरा नहीं ख्याल कि सवाए तजलील के नेशनली एंड इंटरनेशनल, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा करेक्टर डिटर्मिन हो जाएगा। एक ज़माना था कि हमारे मुल्क की शनाख्त खुदकुश से हो गई थी, केड़ा पाकिस्तान थी वो जी जिथे खुदकुश होंगे, ये हमारा मसल था। अच्छा सर, एक होता है
एक फ़र्द वाहिद को मुतनाज़े करना और एक होता है इदारों को मुतनाज़े करना। को मुतनाज़े करने का मतलब है कि आप आवाम का भरोसा जो है उन इदारों से हटवा दें, आवाम का भरोसा जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये बहुत ही तशवीशनाक बात होती है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी हुकूमत है, आप लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं कि इदारों को मुतनाज़ा होने से रोका जाए? ये जिस तरह की बातें होती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हर टीवी हर शो के अंदर इनके ऊपर बात की जा रही होती है, जिसका जो दिल करता है वो बात कर देता है। तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है फिर इसको रोकने के लिए, इदारों को बचाने के लिए, उनकी साख को बचाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि अदारों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि अपनी साख को बचाएं। ये नहीं है कि जी को डंडा लेके सारों को बचाया जा सकता है, या तौहीन अदालत के एक डर दे के या प्रेशर दे के ही दबाया जा सकता है। आपको मतलब यहाँ पे अगर जज साहब 10 लाख 15 लाख 20 लाख तनख्वाह लेते हैं, ये अभी राणा क्या नाम है, ये जो राणा शमीम साहब हैं, 4 साल सर्विस की 7 करोड़ रुपया ये वहाँ से पेंशन लेके आए। तो 7 करोड़ जो बंदा पेंशन लेके आए, कोई किरदार तो होना चाहिए। अभी जो मतलब मैंने राणा साहब को देखा नहीं है, कभी सामने नहीं आया, लेकिन उनका बेटा सामने आया जो, तो जितना गैर संजीदा वो मतलब 40 साल का बच्चा था, उससे अंदाज़ा होता है कि ख़ानदानी करैक्टर क्या है। मैं समझता हूँ इस तरह के लोग अगर अदालतों में आप भेज देंगे, जाके जज लगा देंगे, तो उससे आप फिर अदारों की रिस्पेक्ट कैसे हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप कह लें साकिब निसार साहब की बात करें, तो उनको मियाँ साहब ने फेडरल सेक्रेटरी लगाया ला का, उसके बाद जज बनाया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस बनाया। तो आज मैं अगर देखता हूँ, मैं रिसेंटली मतलब 133 के कागजात के हवाले से मैं देखता हूँ, तो मुझे 4 बेंच में 2 बेंच बने, मुझे समझ लगी कि इतनी ज़्यादा एंट्रेंस्ड है मुस्लिम लीग नून जजेस में या अदालत बेंच में, कि मैं समझता हूँ कि इतना करीब होना नहीं चाहिए हुकूमत को या आप कह लें बाख्तियार लोगों को जजेस अदालत के। दूसरा, मैंने जो बार का प्रेशर देखा है अदालत में, वो बड़ा अजीब सा था। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप कह लें कि अदारों को आइसोलेट, ये है इन्होंने इंसान नहीं देखने, कानून देखना है। कानून देखना है तो कानून देखने वालों को आइसोलेशन में रहना चाहिए। कानून देखने वालों को रिटायरमेंट के बाद सदर नहीं बनना चाहिए। कानून देखने वालों को रिटायरमेंट के बाद गवर्नर नहीं बनना चाहिए। सो मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 65 साल के बाद क्या जरूरत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। आप कह लें कि ये क्या बनने की कोई जरूरत नहीं बनने की। यू कैन से कि आप कह लें ये जो नैब है, नैब का चेयरमैन बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में सिलेक्शन होनी चाहिए। सिलेक्शन होनी चाहिए कि जज किस बेस पे हो। वो आप कह लें कि जो पार्टीज हैं, बार की पार्टीज हैं, ग्रुप्स हैं, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सीरियसली इस कौम को सोचना चाहिए। 23 करोड़ का मुल्क है, 27 रमज़ान को बना था, इसने रहना है। यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम कायम किए बगैर हम खुशहाल नहीं हो सकते। इंसाफ के निज़ाम के बारे में सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। ये आप कह लें कि एक अदारों का नाम लेके कि जी वो सिक्योरिटी अदारे हम पे प्रेशर डालते हैं या हम उनके अंडर हैं। जज साहब सदर तो खुद बनते हैं, जज साहब गवर्नर तो खुद बनते हैं। जज साहब के आप कह लें सारी दुनिया में जायदादें तो अपनी होती हैं। वहाँ कौन सा सिक्योरिटी अदारा कह रहा है कि आप ऐसे करें? वहाँ पे आप कह रहे हैं कि कौन सा अदारा कह रहा है कि आपने अपने भाई को एमएनए जरूर बनाना है, एमपी जरूर बनवाना है। ठीक है, हर जगह पे आपने पहुँचना है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना हुकूमतों को और अदारों को, ये जो ना सोसाइटी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सोसाइटी में चीज़ों ने ओपन होना है। यहाँ मैं हूँ जमशेद चीमा, मैं हूँ तहरीक इंसाफ का। मुझे अगर इज्जत करानी है तो मुझे सिर्फ मुनाफिक बन के मैं नहीं करा सकता। मैं आज बात कर रहा हूँ, कल को डिफरेंट बात करूँ, लोगों ने पकड़ लेना है। आज रिकॉर्ड हो रही है, हर बंदे के पास अपना टीवी है। सर, आप बड़ी इम्पार्शियल सी बात कर रहे हैं, आज जो कि अच्छी बात है। हाँ, लेकिन विफाकी वज़रा जो है, पढ़ भी सकता है, बड़े बड़े नाम जो हैं वो हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि वो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं साकिब निसार को, और उनकी जानिब से जो वीडियोस, जो कंपैरिजन आया था कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, उनकी तकरीर की जो ऑडियो है वो लेकर इस ऑडियो को बनाया गया है और उसके बाद इसको सामने लाया गया है। तो इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए ना। अब तो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि हुकूमत को चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, जो कसूरवार हो। अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं तो उनको सजा दे, जो साकिब निसार साहब ने अगर झूठ बोला है उनको सजा दे, या फिर जो सहाफी लेकर आया है और ये ऑडियो क्लिप झूठा है तो फिर उसको सजा दी जाए। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, एक मिनट राणा साहब एक मिनट, मैं इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो नवाज शरीफ साहब पे, ये मरियम साहब पे केस है अदालत का, ये प्रॉपर्टी का और उसकी मनी ट्रेल का, मनी ट्रेल का केस अलहदा है और ये जो वीडियो है अलहदा है। अगर जज साहब की वीडियो साबित भी हो जाए तो क्या मियाँ साहब पे केस खत्म हो जाएगा? क्या वो इस बात में बरी हो जाएंगे? ये नहीं होते।
वो अदालत, वो प्रॉपर्टीज वहां मौजूद हैं, वो दौलत वहां मौजूद है और दौलत हराम की है वो भी मौजूद है। चीमा साहब कह वो यही रही है ना कि ये तो जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज हुए इदारे और उसकी वजह को सजा हुई है, उनका तो कोई कसूर नहीं था। हमारा वक्त जो है वो खत्म हो गया है, तो यहीं पे आपसे इजाजत चाहूंगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।